बादशाह सिकंदर के हिंदुस्तान से भागने का एक कारण ऐसा बताया जाता है कि उनके सैनिकों ने एक ऐसा फल खा लिया था जिसको खा के उनको दस्त लग गए थे। तो आम हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? तो उसमें नाम आम का नहीं आता, लेकिन हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने वो सामग्री देखी है, पढ़ी है, समझी है, उनका कहना है कि ये आम की है। कच्चे आम खा लिए होंगे, बस्ती बसाए। हाँ। ये सब करते हुए लोग पानी का रास्ता देखते थे। यस। पानी आता कहाँ से है, जाता कहाँ कहाँ से, और उसके हिसाब से अपना जीवन बनाते थे। ये जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था है, ये हमको एक बड़ा भुलावा देती है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। बड़ी पाइपलाइन लगा के दूसरों का पानी लूट के ले आते हैं। इसका भी जिक्र है, अनुपम जी की किताब की मैं बात कर रहा हूँ, आज भी खड़े तालाब, इसमें इसका जिक्र है। तो हम लोग पानी के मामले में, उत्पादन के मामले में, उद्योग के मामले में आत्मनिर्भर पहले थे। उसकी ऐसी की तैसी जिसने की है उसका नाम है विकास। बुरा मत मानना। नहीं, मैं नहीं। विकास शब्द कोई बहुत पुराना नहीं है। गांधी अपनी तरह के एक अनूठे नेता हैं जिन्होंने आज से 100-125 साल पहले औद्योगिक व्यवस्था से होने वाले भयानक विनाश के बारे में समझ लिया। कहा तो था ही, इसी बात पे नेहरू से उनकी बाकी लोगों को तो बहुत बाद में समझ में आया, जब नुकसान सामने आने लगे। गांधी जी को ये चीज़ एकदम पहले पता लग गई थी कि ये जो एक नए किस्म की औद्योगिक व्यवस्था है, ये लूटने, बिगाड़ने से चलती है और दूसरों को गुलाम बनाने से चलती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आम खाने के साथ साथ आम की जीवनी के बारे में भी आपको जानना चाहिए, ये जो शानदार फल है वो कहाँ से आया, इसकी यात्रा कैसी रही, कैसे ये हमारे आपके बीच आकर के इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आम के मौसम में अगर थाली में आम की एक कच्ची न हो तो फिर बात नहीं बनती। या मैं आपसे कहूं कि महात्मा गांधी, जिनको अलग अलग देशों के विद्वानों ने अलग अलग ढंग से समझा, लेकिन महात्मा गांधी को बच्चे कैसे समझ सकते हैं, या महात्मा गांधी को बच्चों के लिए कैसे समझाया जा सकता है। इससे आगे अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब करते हुए एक आदमी ऐसा भी है जो बाइकें चलाता है, और ये नहीं कि दिल्ली से गाजियाबाद या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पे आ गए, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा वो बाइक से करता है। ये पूरी जिंदगी ये सब कुछ एक साथ करते हुए जो ज्ञान और ज्ञान का भंडार एक इंसान के बीच में कैद हुआ है पिछले कुछ सालों में, हालांकि जब मैं उनसे बातचीत करूंगा तो विनम्रता में वो इसे कुछ और कहेंगे, लेकिन मुझे कह लेने दीजिए, ये मेरे हिस्से का वक्त है। आज उनसे बातचीत करेंगे और वार्तालाप के इस एपिसोड में आप बने रहिए हमारे साथ। आखिर में कमेंट करके आप खुद बताएंगे कि इस बातचीत से, इस वार्तालाप से आप कितने समृद्ध हुए हैं। तो आज के हमारे वार्तालाप के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं सोपान जोशी, लेखक, पत्रकार और बाइकर। बातचीत की शुरुआत करते हैं, वार्तालाप की शुरुआत करते हैं। सोपान जी, लोकमत हिंदी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। अगले कुछ देर हम आपसे वार्तालाप करने वाले हैं। सबसे पहले सोपान जी शुरू करते हैं, जो आपकी हालिया किताब आ रही है, जिसका हिंदी में अगर मैं कहूँ तो वो आम की जीवनी है। ये कहाँ से आपको सूझा कि आम खाते खाते आम की जीवनी लिखी जाए? ये आइडिया कैसे आया? लोकमत के सभी साथियों को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। पत्रकार कई तरह के होते हैं। मैं थोड़ा कृषि दर्शन टाइप पत्रकार रहा हूँ, तो खेती बाड़ी, देश समाज, मिट्टी पानी, इसकी पत्रकारिता ज़्यादातर रही है। कई साल पहले एक याहू ओरिजिनल्स नाम का एक अंग्रेज़ी का प्लेटफॉर्म आता था, उन्होंने मुझे आम पर एक लेख लिखने के लिए कहा था। वो लेख थोड़ा लंबा लेख था, 1500 शब्द का था, और वो ठीक ठाक चला। तो उसके बाद एक प्रकाशक ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वो चाहते हैं कि इसी दृष्टि पे एक किताब तैयार की जाए बड़ी। और मैंने कहा सब तरह के पत्रकार होते हैं, तो मैं वो पत्रकार हूँ जो ज़्यादातर समय खोजने में लगाता हूँ अपना। कुछ लोगों का काम बताने का होता है जी। मेरा काम ज़्यादातर या तो संपादन का रहा है या शोध का रहा है, क्योंकि जिन लोगों से काम सीखा उन्होंने ये बताया था कि हड़बड़ी में काम नहीं करना, धीरे धीरे काम करना, आराम से काम करना। समाज की पत्रकारिता और राज्य की पत्रकारिता अलग होती है। राज्य की पत्रकारिता में बहुत हड़बड़ी होती है, जो शायद आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन
समाज की पत्रकारिता वैसे नहीं हो सकती जैसे राज्य की पत्रकारिता होती है। तो वो धीरे काम करने की आदत पड़ गई थी, तो धीरे-धीरे कई तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो जब पक के फल सामने आता है, तब लोगों को पता लगता है कि ये काम हुआ है, लेकिन वो काम थोड़ा लंबा होता है। तो वो जो पहले आर्टिकल की बात कर लेते हैं, जहां से ये पूरा सिलसिला शुरू होता है, नाम क्या है किताब का? किस नाम से किताब मार्केट में? अभी जो किताब अभी 10 एक दिन में आ जाएगी बाहर, उसका शीर्षक अंग्रेजी की किताब है मैंजिफेरा इंडिका, अ बायोग्राफी ऑफ द मैंगो। अच्छा, ठीक है। यानी आम का जो वैज्ञानिक नाम है, जी। और फिर आम की जीवनी। वो मैं समझ गया। उस आर्टिकल की बात कर लेते हैं जहां से ये शुरुआत हुआ, जो आपने पहला आर्टिकल लिखा। क्या था उस आर्टिकल में, ऐसा क्या लिखा आपने आम के बारे में? ये आम पर मेरा पहला आर्टिकल नहीं था। आम पर मेरा पहला आर्टिकल 22 साल पहले था, अच्छा। जो एक पत्रिका के लिए लिखा था, और खेती-बाड़ी में कवर करता ही था। तो ऐसा कभी-कभी हो जाता था कि देखिए, पत्रकारिता में खासकर जो राज्य की पत्रकारिता है, उसमें कृषि की, खेती की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये पत्रकारिता शहरी पत्रकारिता है। पत्रकार शहरी होते हैं, वो जिन विषयों पर बात करते हैं वो शहरी होते हैं, और जो देखते हैं वो भी शहरी ही माने जाते हैं। ऐसा है नहीं, है अब वो जगह। स्थिति बदल रही है। देखने वालों के मामले में मैं ये कह सकता हूँ, हम लोग भी जो बात कर रहे हैं, ज्यादातर उम्मीद है कि गांव में बैठा हुआ कोई आदमी इसको देख रहा है। हाँ, लेकिन अंतर ये है कि पत्रकारिता में देश के उस बड़े हिस्से की कोई जगह नहीं है। ये दुखद सच्चाई है। जैसे आप जितने अखबार आते हैं, जितने खबरी चैनल हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको खेती-बाड़ी के बारे में देश में क्या हो रहा है नहीं पता लगेगा, क्योंकि पत्रकारों के लिए खेती बहुत ही धीमी और उबाऊ बीट मानी जाती है। अगर आप न्यूज़ रूम का ढांचा देखेंगे तो कृषि या तो कवर नहीं किया जाता, या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है जिससे कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं हो। जैसे घर का बेरोजगार लड़का होता है, उसको कोई काम पकड़ा दिया जाता है। तो उस तरह से खेती-बाड़ी की बात। जबकि हम बचपन से पढ़ते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो वहां तो और गंभीरता से कवर होना चाहिए था। पी साईनाथ के बाद मुझे लगता है कि किसी ने पी साईनाथ ने बहुत लंबा और अच्छा काम किया है, लेकिन आप अगर मतलब आप और पी साईनाथ को ले लें तो उसके बाद मुझे लगता नहीं, है कुछ और लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे कुछ नाम अगर आप लेना अंतर चाहें। ये आ जाता है कि खेती-बाड़ी की बात केवल अर्थशास्त्र के नाते होती है। आपको जो बहुत अच्छे पत्रकार मिलेंगे, उनमें 3-4 कुछ ऐसे पत्रकार रहे हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में खेती-बाड़ी को अच्छे से कवर किया है। लेकिन उनसे भी आप जाके बात करेंगे तो वो आपको धीरे से बताएंगे कि उनका दफ्तर ये कहता था कि इसको इकोनॉमिक्स के नाते ही कवर करो। आप पाएंगे खेती-बाड़ी की बात बिजनेस के पन्नों में होती है। कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से खेती-बाड़ी की बात? बहुत सीधी सी बात है, आज भी हमारा देश का आधा हिस्सा तो कृषि पे आधारित है। तो क्या हम ये मान लें कि वो आधा हिस्सा हमारी नज़र में आने लायक भी नहीं है? क्या हम उसकी बात भी नहीं कर सकते? या केवल तभी बात करेंगे जब किसान कोई आंदोलन खड़ा करेंगे? क्योंकि जब आंदोलन खड़ा हो जाता है तो पत्रकारों को सुविधा होती है कि वहाँ जाके किसी से बात कर लो। उसके अलावा अगर आपको कृषि पे बात करनी है तो आपको ये जानना पड़ता है कि ये बहुत बड़ा देश है। ये बहुत बड़ा देश है जिसमें भाषा, खान-पान, संस्कृति कुछ-कुछ किलोमीटर में बदल जाती है। तो अगर दिल्ली में रहने वाला पत्रकार है और उसको बहुत दूर नहीं, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगर खेती-बाड़ी पे कुछ लिखना होगा या कोई स्टोरी रील बनानी होगी, तो उसको जाके वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी। और वो बात करते हुए ये समझ में आएगा कि हमने अपने लोगों को समझने का प्रयास नहीं किया है। हम जो सुविधा से काम चल जाता है, शहर में बैठ के पत्रकारिता वही करती है। आपका पहला आर्टिकल आम पे क्या था? क्या लिखा था आपने उसमें? मतलब ये इसलिए मैं इस पे सॉरी, ये इसलिए बहुत कि आम खाने में बहुत अच्छा लगता है। हम आम के बारे में कभी-कभी छोटे-मोटे फीचर भी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, कुछ एक 10 एक आम के किस्मों का नाम जानते हैं, लेकिन आपने क्या लिखा जो वो फिर किताब में तब्दील हो गई, इसलिए मैं वो पूछ रहा हूँ। आम के बारे में, आम ऐसा है जैसे इस देश में क्रिकेट है। हाँ। आप किसी से भी बात करें तो हर व्यक्ति क्रिकेट का विशेषज्ञ है जी। और वो आपको अभी बता देगा कि अरे फला बॉल पे ये कोई शॉट थोड़ी ना खेलना चाहिए था। उनको ये चिंता नहीं होती कि जो लोग अभी
बड़ी टीमों के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने कितने साल अभ्यास किया है, कितने साल धक्के खाए हैं, कितनी विफलताओं का सामना करके वो वहाँ पहुँचे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत उनको कुछ पता हो जो आप ना जानते हो, लेकिन आप पाएँगे ऐसा नहीं होता। क्रिकेट की बातचीत सीधे ऐसे होती है कि अरे ऐसे थोड़ी ना करना था, ये करना था। हर व्यक्ति विशेषज्ञ है। वैसे ही आम पे इस देश का हर व्यक्ति विशेषज्ञ है। आम इतनी सर्वव्यापी चीज़ है कि हर व्यक्ति को लगता है कि अरे मैं तो जानता हूँ। लेकिन आप उसको थोड़ा अगर उसको सतह से हटा के थोड़ा नीचे जाए तो फिर समझ में आता है कि इसमें बहुत कुछ है जिसकी ना बातचीत होती है, ना चर्चा होती है, और उसका इससे बहुत गहरा संबंध है कि कैसे हम अपने देश से बेगाने हो गए, अपने लोगों से बेगाने हो गए। आम एक बड़ा अच्छा जरिया है अपने लोगों को समझने का, अपनी संस्कृति को समझने का, अपने इतिहास को समझने का, अपने देश को समझने का। तो आपकी जब किताब आएगी तो जाहिर तौर पे लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, लेकिन मैं उसके पहले अगर ये लालच अपना नहीं रोक पा रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आम को लेकर के, आम की पैदाइश को लेकर के क्या जानकारी आपको मिली, आम की यात्रा, पहले पैदाइश की बात थोड़ी सी बताइए। कहाँ का फल है ये, कैसे, कहाँ पहली बार उगा, किसने पहली बार चखा इसको, क्या ये ऐसे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मुझे नहीं पता इसके जवाब हैं कि नहीं। इसमें से कुछ चीज़ों के जवाब हैं। जैसे ये समझ में आता है कि सबसे पुराना आम खाने का जो प्रमाण मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है, और फरमाना नाम की जगह है जो दिल्ली से कोई बहुत दूर नहीं है, 90 किलोमीटर हरियाणा में आती है। वहाँ पर कुछ पुराने सिलबट्टे मिले थे जो 4000 नहीं तो 4500 साल पुराने होंगे, और सिलबट्टे पे जैसे घरों में होता है, आप जो पीसते हैं उसके कुछ कण चिपक जाते हैं, और वो हजारों साल से वो कण उस पर चिपके रहे। तो दो वैज्ञानिकों ने उनको निकाल के उनका रासायनिक शोध किया, परीक्षण किया, शोध किया, जांचा कि इसमें क्या था। तो उसमें एक बैंगन का झोल, तरी वाली सब्जी जैसी बनती है अपने यहाँ, उसका प्रमाण मिला जिसमें आम भी डला हुआ था। तो ये सबसे पुराना प्रमाण है आम के खाए जाने का, उसके उपयोग का। अपने इस इलाके, अपने इस रीजन की बात, इससे पुराना और कहीं नहीं है, इससे पुराना कहीं नहीं हो, इतिहास में इससे पुराना नहीं है। फिर हमको अपना झरोखा बदलना पड़ेगा, बदलिए। इतिहास के झरोखे से देखेंगे तो इतिहास की लेंस एक दूरी तक जाती है। अब जैसे हमारे जो मित्र लोग यहाँ, सौरभ हुए, सलमान हुए, ये अलग अलग लेंस लगाते हैं। अभी हमको बिठाते समय इन्होंने हिसाब किताब लगाया होगा कि इसका थोबड़ा कैसा है, कौन सी लेंस इस पे जमेगी। तो उसी तरह से किसी भी विषय को समझने की एक लेंस होती है, और जैसे एक लेंस पास की चीज़ को दिखाती है, वो दूर की चीज़ नहीं दिखाती। जैसे कुछ चीज़ें हमें माइक्रोस्कोप में दिखती हैं, टेलीस्कोप में दिखती हैं, हाँ बिल्कुल, और कुछ चीज़ें अपनी आँख से दिखती हैं। तो ये हमारी इंद्रियों की सीमा है, हमारे यंत्र इंद्रियों की सीमा से हमको थोड़ा आगे ले जाते हैं। तो अगर हम इतिहास की आंख से देखें तो सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। उसके बाद फिर हमें विज्ञान का रास्ता लेना पड़ेगा, और वो कहाँ ले जाता है? तो वो ये बताता है कि आम का जो सबसे पुराना जीवाश्म है आज तक जो मिला है, वो मेघालय में, मेघालय का जो पश्चिमी हिस्सा है, तुरा। हाँ, तुरा, हम लोग गए वहाँ, बिल्कुल, हम दोनों गए थे तुरा, हम लोग अभी 2 महीना पहले तुरा में। हाँ बिल्कुल। तो तुरा से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में एक इलाका है जिसका नाम है दमलगिरी। दमलगिरी, उसको दमलगिरी कहते हैं। अच्छा, लेकिन जो मेघालय की भाषा में उसका नाम है वो दमलगिरी है। ग्रे गांवों के लिए होता है, जैसा हमको अमिंदा ग्रे में पता लगा। जी बिल्कुल। तो उसको दमलगिरी कहते हैं, और वहाँ पे एक कोयले की खदान में जिस तरह की मिट्टी से एक आम के पत्ते का जीवाश्म मिला, वो मिट्टी लगभग 5.5 करोड़ साल से 6 करोड़ साल के बीच की मिट्टी। नहीं, एक मिनट, इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। वो जो गांव है वहाँ पे कोयले की खदान में जो मिट्टी मिली है उसमें क्या मिला है? कोयले में ही मिला है। हाँ, लेकिन उसकी जो कोयला बनने की प्रक्रिया और मिट्टी बनने की प्रक्रिया, इसको नापने के आज विज्ञान के पास बहुत अच्छे तरीके हैं। जैसे हम लोग सब कैलेंडर जानते हैं, कहीं शक संवत चलता है, कहीं विक्रम संवत चलता है, कहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, अपनी अपनी कालगणना है।
तो ऐसी भूगर्भ शास्त्रियों की भी अपनी एक कालगणना होती है, और हम जिस समय में रह रहे हैं उस समय को मेघालयन कहा जाता है। केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस समय को मेघालयन कहा जाता है, क्योंकि जिस परिस्थिति में आज हम आए हैं इसका सबसे साफ प्रमाण आज से लगभग 4,500 साल पुराना मेघालय से मिला है। तो हम मेघालयन युग तो नहीं कहना चाहिए, वो छोटी एज जो कही जाती है भूगर्भ शास्त्र में। तो जिस मिट्टी में वो मिला है उस मिट्टी की तारीख लगभग 5.6 करोड़ से लेकर 5.9 करोड़ साल के बीच में है, और इस समय भारत भूमध्य रेखा के दक्षिण में था। ये एक सवाल मेरे मन में हमेशा से उठता है, और मैं सोचता हूँ कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता उसको पूछने के लिए। एक स्वतः बात उठती है जब हम आम को देखते हैं कि पहले वो आम के मंजर आते हैं, हम लोग मोजर बोलते हैं अपने गांव में, बिहार में जहाँ से मैं आता हूँ। मंजर तो बाद में बोलना शुरू किया है। मोजर आते हैं, मोजर के बाद वो छोटे फल होते हैं, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो पकने लगता है, फिर उसको कहते हैं हम लोग गांव में कि पेड़ में लग गया। अगर एक आम पका हुआ मिल गया तो पूरे पेड़ का आम आप तोड़ सकते हैं, उसको पाल सकते हैं, वो पक जाएगा। सुभान जी, ये कहीं पता चला क्या कि ये सहूर इंसान को कब आया कि ये जो पकने के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा, कच्चा है तो नहीं खाएं? कुछ ऐसा पता चला क्या? मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ जो मेरे मन में है, मुझे नहीं पता कि हाँ, ये पहले एक बार ये भी सोचना चाहिए कि हमको ये सवाल क्यों आते हैं। ठीक है, वो इसलिए आते इसी से हैं, शुरू करते हैं। वो इसलिए हमें ये सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि हम आज जहाँ रह रहे हैं वो जगहें चिड़ियाघर जैसी हैं। कैसे कह रहे हैं आप? अब आप ये कमरा देख लीजिए जहाँ हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये एक बंद कमरा है, 4 दीवारी के भीतर है। हमारे घर जो हैं वो 4 दीवारी में है, लेकिन ये 4 दीवारियों में बनने का और रहने का कायदा कितना पुराना है? बहुत कम। हमारे देश में ज्यादातर लोग कच्चा घर ही अच्छा मानते थे, हाँ, और आज ये समझ में आ रहा है कि प्रकृति और पर्यावरण के लिए कच्चा घर ही बेहतर होता है। तो ज्यादातर समय तो हम पेड़ के नीचे ही थे। अरण्य में ही रहे हैं, हाँ। प्रकृति में रहे हैं। हाँ, और जो प्रकृति में रहता है उसको ये चीजें उसके लिए सहज होती है। जैसे हमारे लिए इस मेज पे बैठना, कुर्सी पे बैठना सहज है। जो लोग कुर्सियों पे नहीं बैठते उनको अगर आप यहाँ लाके इस कमरे में लाएंगे तो वो जमीन पे बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको ये सूझेगा नहीं कि ये बैठने की चीज है, और उनको यहाँ बैठने का अभ्यास भी नहीं होगा। तो जो लोग खेती बाड़ी में, जंगल में इस तरह की जगह रहते हैं जहाँ अभी भी हरियाली है, उनके लिए तो ये सहज चीज है। बचपन से देखते हैं मंजर आया है, बच्चे कभी ना कभी कच्चा फल काट के खाते होंगे तो पता लग जाता होगा खट्टा है, वही बाद में मीठा हो जाता है। तो इसको विज्ञान कैसे समझता है, ये बहुत जानने वाली बात है, बहुत मजेदार है। प्लीज बताइए। आखिर कोई भी वनस्पति फल क्यों बनाएगा? फल में बहुत ऊर्जा लगती है, क्यों करेगा वो ये? क्योंकि वनस्पति स्वयंभू है। स्वयंभू है। हाँ, स्वयंभू है। वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। हाँ, हाँ। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। हाँ, उनको किसी की जरूरत नहीं। हम लोग उन पे आश्रित हैं, लेकिन वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो उसकी अपना भोजन बनाने की कीमत ये है कि उनको जड़ें जमीन में डालनी पड़ती है, यानी वो चल नहीं सकते। और हर जीव ये चाहता है कि उसकी संतति हो, उसकी संतति फैले। तो वनस्पति को ये धीरे धीरे समझ में आया कि प्राणी इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इनका सहारा लिया जाए। तो अपने बीजों को वनस्पति ने पहले तो पक्षियों के लिए ये शुरू किया कि वो फल के अंदर बीज डाल दिया। तो पक्षी फल खाता है, पक्षी को ये पता नहीं है कि वो वनस्पति का काम कर रहा है। उसको लगता है उसने बड़ा किला फतेह कर लिया कि फल लेके भाग गया। उसको पता नहीं है वो इंतजाम पौधे ने पहले से किया हुआ है। लेकिन उसमें रंग का एक, ये व्याकरण रंगों की होती है सारी। देखिए, मूल कहानियों का मूल रंगों में, खुशबुओं में, ध्वनियों में होता है। भाषा बहुत बाद में आती है, और भाषा बहुत सीमित माध्यम है। छोटे बच्चे को भाषा नहीं पता होती, लेकिन अगर आप उसको जाके प्यार से बात करेंगे तो वो मुस्कुराएगा, और अगर रूखेपन से बात करेंगे तो रो पड़ेगा। ये बच्चे को भी पता होता है। तो वनस्पति ने ये इंतजाम किया कि जब तक बीज कच्चा रहता है
तब तक फल का स्वाद अच्छा नहीं होता हाँ और उसका रंग भी पत्ते जैसा होता है। हाँ और जब अंदर बीज परिपक्व हो जाता है, बीज तैयार हो जाता है, जी, तो वो रंग बदल देता है। तब फल का रंग बदलता है, उसमें खुशबू आती है, उसमें मिठास आती है और प्रकृति का जो भी लेन देन, उसका जो व्यापार चलता है वो आकर्षण से चलता है। तो फलों ने असल में हमको बनाया है। मतलब ये जो वनस्पति है उसने इंतजाम किया है कि भाई अब ये तैयार है, तुम लेके जाओ इसको। बिल्कुल। और वो इश्तिहार की तरह होता है, विज्ञापन होता है ये, बिल्कुल। कि अब ये तुम्हारे लिए तैयार है, ले जाओ। और जब तक फल तैयार नहीं होता तब तक फल का स्वाद कड़वा रहता है या बहुत खट्टा रहता है, ऐसा रहता है जो आसानी से किसी को हजम नहीं हो सकता। हाँ, आप खा नहीं सकते उसको। ये व्याकरण वनस्पति ने सबसे पहले पक्षियों और कीट पतंगों को ध्यान में रख के बनाया था और धीरे धीरे ऐसे वनस्पति तैयार होते चले गए जिनको दिखा ये लोग घूमते हुए जा रहे हैं तो इनको काम पे लगा लेते हैं। तो अगर ईमानदारी से देखें तो हम सब वनस्पति के मुलाजिम हैं और वनस्पतियों ने हमको तैयार किया है, हमें ढाला है, हमारा स्वभाव तक वनस्पति से बना हुआ है। ये बताइए, अब आज मतलब थोड़ा सा मैं इतिहास से अभी इधर जंप कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ गया। अब तो हम फलों को दूसरे तरीके से पका देते हैं, तो उनको तोड़ लेते हैं, तरह तरह के केमिकल हैं, उनको पहले ही पका दिया। अब वो इंतजार जो बात हम कर रहे हैं बहुत छोटे इलाकों में होता होगा, मतलब कम इलाकों में वो होता है कि अब उसके पकने का इंतजार करें। कच्चा है, तोड़ा, केमिकल में डाला, पका दिया। तो ये तो वनस्पति का नुकसान हो रहा है, इंसान का नुकसान है मुझे लगता है ज़्यादा। देखिए, वनस्पति बहुत लंबे खिलाड़ी हैं, हम लोग जुम्मा 4 दिन पुराने हैं, तो उनका नुकसान हो रहा है, वो भरपाई भी कर लेंगे आगे चल के। हमारी भरपाई नहीं हो पाएगी। अब आजकल जो बाज़ार में ज़्यादातर फल मिलते हैं उनका स्वाद ऐसा होता है कि वो उन्हीं लोगों को बेचा जा रहा है जो बाज़ार में तैयार माल खरीदते हैं, तो उनको भेद भी नहीं पता कि अच्छे आम का स्वाद क्या होता है। और जो आम को, ज़्यादातर आम ऐसे हैं जिनको घर में रख के पकाना बेहतर है, लेकिन अंतर ये है कि जब आप आम तोड़ते हैं पकाने के पहले, तब तोड़ते हैं जब बीज तैयार हो जाता है। हाँ। और जब फल पकने लगता है तब उसको तोड़ लिया जाता है। अब जिस किसी ने जो गांव में रहा है, जो खेतों के आसपास रहा है या बागीचों में रहा है, उसको ये पता होता है और उनकी आँख को ये पहचान होती है कि ये फल अब तैयार हो चुका है, पकाने के लिए इसको तोड़ लेते हैं। तो उसको तोड़ के घरों में, बिहार में अड़ूस के पत्ते में जी पकाया जाता था। सब जगह के अपने अपने तरीके रहे हैं। हमारे यहाँ तो अभी भी आप जाएंगे और बहुत जगहों पे जो गाछियाँ होती हैं उसमें बहुत लोग एक्सपर्ट जो होते हैं, थोड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वो सुबह सुबह टहलते हैं देखने की किस आम के पेड़ में कोई एक फल पका हुआ दिख जाए जिसको किसी चिड़िया ने खा लिया होगा, और वो तो उसका मतलब होता है कि अब इस पेड़ के आम तोड़े जा सकते हैं और घर में ला करके सीरीज के पत्ते में या बाकी किसी चीज के पत्ते में उसको पालना कहते हैं, आम पाला जाता है और फिर वो पाल लगाते हैं, है ना, ऐसा होता है। उसका कारण ये है कि अगर आप पकने से पहले फल को निकाल लेंगे, जब फल तैयार है और बिल्कुल पकने के चरण पे आ गया, उसको निकाल के अगर बंद अवस्था में पकाएंगे तो उसकी खुशबू और उसका स्वाद बेहतर होगा, क्योंकि वो जब बाहर होगा तो उस पर बहुत सारे दूसरे कीड़े भी आएंगे। अकेले हम ही तो नहीं है जो आम के पीछे पागल हैं। तो उनसे बचाने के लिए आपने उसको, तो उनसे बच जाता है और उसका स्वाद, उसकी गंध, उसकी रंगत बेहतर आती है। ये विज्ञान में इनको क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स कहा जाता है, जिनको आप पकाने के लिए पेड़ से तोड़ सकते हैं। कुछ दूसरे फल ऐसे हैं जो पेड़ पे ही पकते हैं, हाँ, वो वहीं पके, उनको अगर आपने तोड़ दिया तो वो फिर पकेंगे नहीं। पर आम ऐसा फल है जो तोड़ के रख के पकाया जा सकता है। तो ये तो हुई आम की शुरुआत की बात है। मुझे लगता है कि इस पे तो हम अभी बहुत देर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें, जैसे आम के चाहने वालों में अगर कुछ लोगों की बात करें तो एक तो जो हमारे शायर हुए हैं मशहूर गालिब, उनका जिक्र आता है बार बार, उनके आम प्रेम को लेकर के जिक्र आता है। और कुछ लोग आपको मिले जो आम के लिए इसी कदर मतलब बड़े लोग, पुराने लोग जिनके बारे में हम जान सके कि उनको आम बहुत पसंद था। आम हमारे देश का मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड है? अच्छा, कैसे? ये मैंने लिखा है। कैसे?
वो ऐसे कि अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो आप उसको आम से जोड़ देते हैं, तो वो चीज़ याद रखी जाती है। समझा नहीं। ये सबक मुझे बहुत कम उम्र में पता लगा था। दूरदर्शन पे एक इंटरव्यू आ रहा था। बीकानेर में पैदा हुई और पाकिस्तान में बड़ी हुई एक प्रसिद्ध गायिका थी, रेशमा नाम था। हाँ हाँ, नाम है। और उनकी गजब की आवाज़ थी। जी जी जी। बम्बई की फिल्मों में भी उन्होंने गाने गाए थे। तो उनका एक इंटरव्यू आ रहा था और उसमें उनका बेटा साथ था। तो किसी ने पूछा कि इसका जन्म कब हुआ, तो उन्होंने कहा इसका जन्म तब हुआ जब आम आते हैं। मतलब कोई माँ भी अपने बेटे को का जन्म याद रखेगी तो जब आम आया उससे याद रखेगी, क्योंकि हमने अपनी काल गणना आम से की है। हमारे देश में सूरज से जुड़ी हुई काल गणना हजारों साल पुरानी है, लेकिन हमारा साल सूरज से नहीं होता, हमारा साल वसंत से होता है। और वसंत में, नए साल में आशा का चिन्ह जो है वो आम का फूल है। और ये प्राचीन बात है जी। तो अगर आप पीछे के साहित्य में जाएंगे, अगर आप कालिदास को पढ़ेंगे या उस समय के बड़े लेखकों को पढ़ेंगे, तो उनके लिए आम का वैभव आम के मंजर से है। अच्छा, आम के मंजर से। और आम के फल का जो एक नई तरह की संस्कृति है वो मध्य एशिया से आए हुए लोगों के साथ आती है। ये दो अलग अलग आम की संस्कृति आज भी आपको देश में मिल जाएगी। उसका कारण ये है कि दोनों इलाकों की जलवायु अलग है। भारत गर्म इलाका है, भूमध्य रेखा के पास में है, जबकि उज्बेकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, ये शीतोष्ण इलाके आ जाते हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है पुरानी आम की, वो आरण्यक है। अच्छा। और वो अमराइयों के आसपास है। इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं? आरण्यक, ये आरण्यक मतलब, अरण्य मतलब जंगल। अरण्य से रण बना है, रण कच्छ का रण है। ओरण जो बड़े बड़े चारागाह होते हैं जहाँ मवेशी चरते हैं, जो एक तरह से पशुओं के लिए आरक्षित जमीन हुआ करती थी, उसको ओरण कहते थे, क्योंकि अरण्य से जुड़ा हुआ है। अरण्य संस्कृत का शब्द है, अरई प्राकृत से आ जाता है। तो इससे जुड़े हुए शब्द आपको चारों तरफ मिलेंगे, क्योंकि हमारे देश की लगभग सभी संस्कृतियां आरण्यक रही हैं। हम लोगों ने जंगल से खौफ नहीं खाया है। जंगल से निकली हुई चीजें आप कह रहे हैं? हम लोग केवल जंगल निकले तो सभी मानते हैं, लेकिन हम जंगल से डरते नहीं थे। हम जंगल में रहे हैं, मतलब हमारी हम जंगल के बीच में रहे हैं। बीच में रहे। हमारे, आप अगर प्राचीन परंपराओं को देखना शुरू करेंगे, आदिवासी संस्कृति तो जंगल में ही आज भी है। अगर आप वैदिक संस्कृति के ऋषियों को देखेंगे तो वो आश्रम जंगल में बनाएंगे। अगर हम श्रवण परंपरा के तपस्वियों को देखेंगे तो वो तपस्या के लिए जंगल में जाते हैं। और ये बात सबसे अच्छी गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम, रिलीजन ऑफ द फॉरेस्ट नाम का उनका एक कमाल का निबंध है जो इसको बहुत विस्तार से समझाता है। तो हम अरण्य को अपने पास रखने का तरीका है, क्योंकि लोगों को ये पता था कि हम प्रकृति से आते हैं, हम अरण्य से आते हैं, तो लोग किसी न किसी रूप में अरण्य पास में रखते थे। जिन इलाकों में ऐसा अरण्य नहीं रहा, जैसे ईरान हुआ, वहाँ इस तरह के जंगल नहीं है, वो अलग तरह का इलाका है, तो वहाँ लोग बागीचे बनाते थे, जहाँ पानी को रोक के और बागीचे तैयार किए जाते थे। और वहाँ के फल भी अलग हैं। अगर हम अफगानिस्तान के या उज़्बेकिस्तान के या ईरान के फल देखेंगे तो वो फल जाड़े को सहने के लिए बने हैं, क्योंकि ठंडे इलाके हैं। वहाँ पर फलों को तैयार करने की एक बिल्कुल अलग संस्कृति तैयार हुई, और उसका लेना देना उनके इलाके से है। अगर आप ये इलाका देखें जो मध्य एशिया का है, तो उसके एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ ईरान है, और ये दोनों बहुत पुरानी बागीचों की संस्कृति है। दोनों में, चीन में और ईरान में, आप प्राचीन काल में चले जाइए तो आपको बहुत सारे बागीचे मिलेंगे।
ये हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ वाटिका थी, हमारे यहाँ पंचवटी हुआ करती थी, उपवन होते थे, हाँ, लेकिन बागीचा नहीं मिला। बागीचे का सीन नहीं था अपने। तो उसका लेना देना यहाँ की मिट्टी और जलवायु से है। और जो फलों की नई संस्कृति आज हम जानते हैं वो ठंडे इलाकों से है, उसका लेना देना ठंडे इलाकों से। भाई मुझे ये बताइए कि जब जब ये इतनी पुरानी चीज है आम को लेकर के, मैं मेरे दिमाग में अभी अभी बातचीत करते हुए ख्याल है कि बहुत से बाहरी लोगों ने हमारे देशों पे आक्रमण किया। अंग्रेज तो बहुत सबसे लास्ट में आए, उसके पहले तमाम लोग आए। वो जब यहाँ आए और उनका सामना जब इस फल से हुआ होगा, उसका कोई संस्मरण मिलता है किसी? देखिए, आक्रमण करने वाले लोग कुछ थे, हाँ, बहुत कुछ सारे यहाँ लोग, बस गए, कुछ बहुत तो सारे चले गए। आक्रमण करने वाले नहीं भी थे। हाँ, सब तरह के लोग जी थे। जी, आप इतिहास टटोलें तो उसमें आपको सब तरह की बात मिल बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए इतिहास से लोग वही चुनते हैं जो उनको अपनी दृष्टि के लिए ठीक लगता है। बाहर से जो यहाँ असल में आए, जो होता है वो गए। बहुत सारा। हाँ। तो उसमें ऐसे कुछ नाम जो आपको लगता है कि देखिए, सबसे जो नई फलों की संस्कृति हमें मिलती है उसके दो स्रोत हैं। एक स्रोत है मुगल काल अच्छा, और दूसरा है पुर्तगाली। और ये दोनों ऐसी जगहों पे आ रहे हैं जहां फलों की एक अलग तरह की संस्कृति थी। तो यहां पर आकर दोनों तरह के लोगों को आम से एक तरह का पागलपन होता है और ऐसा प्यार हो जाता है कि थोक में अकबर के समय से, सम्राट अकबर के समय से अच्छा। जो बागीचा लगाता था उसका राजस्व माफ हो जाता था। अच्छा, उसी समय से ये बात थी। ये अकबर के समय शुरू होता है और ये बहुत बाद तक चलता चला। तो ये कोई भी बागीचा या सिर्फ आम का बागीचा? फलों के बागीचे, आगे फलों के बाद फलों के बागीचे पे राजस्व नहीं लिया जाए। तो ये माना जाता था कि ये अगर अच्छे फल होंगे तो वो कुछ सूबेदार, मनसबदार, सुल्तान तक पहुंचेंगे, लेकिन फल सब खाएं, क्योंकि ये लोग जहां से आ रहे थे वो बागीचों के फलों की संस्कृति थी। तो ये वहां से लेके आए बागीचा। बागीचे की जो संस्कृति है वो या तो मुगलों के साथ आती है या पुर्तगालियों के साथ आती है। और उसके पहले की जो आम की संस्कृति है हमारी, वो आरण्यक है। तो आज जिस तरह से आम की बात होती है वो लगभग सारा बागीचों का आम है, क्योंकि अमराइयां बहुत बेदर्दी से सारे देश में कटी हैं। तो अरण्यक वाले कुछ आम अभी बचे हैं या नहीं है? अब जो सब है वो सब बागीचे वाले हैं? तो कौन से हैं अरण्यक अरण्यक? आम ज्यादातर चूसने वाले होते हैं, रसीले होते हैं। हाँ, तो एक तो मेरी तरफ भी होता है। तो इसके दो इलाके हैं जहां पर आज भी पुराने जो रसीले आमों का शौक था वो लोगों में है और उसकी पूरी संस्कृति बची है। तो उनमें एक बिहार है और दूसरा पूर्वी आंध्र का इलाका। पूर्वी आंध्र में आपको इतने मजेदार रसीले चूसने वाले रसीले आम मिलेंगे और उनके बहुत सुंदर नाम मिलते हैं, जैसे कुछ अगर याद हो आप। చెరుకు रसम, पंच कलश धारा, पेद्दा रसालू, चिन्ना रसालू, यानी बड़ा रस वाला, छोटा रस वाला। पंच कलश धारा मतलब गन्ने के रस जैसा। अच्छा, जो गन्ने के रस जैसा मीठा होगा। तो आज भी आप अगर आप पूर्वी आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ के लोगों में के मन में जो आम बसा हुआ है वो रसीले, चिन्ना रसालू, पेद्दा रसालू ऐसे आम होंगे। और मुझे जो सबसे प्रिय आम इस शोध में मिला वो बिहार का सुकुल है। हमने खाया है, हमारे गाछी में है, बागीचा तो मैं नहीं कहूँगा। तो बहुत मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं एक पत्रकार के नाते बता रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे देश के कई हिस्से आम के संदर्भ में देखने को मिले और ये मैंने पाया कि ज़्यादातर जगह लोग किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ जोड़ के आम का किस्सा बताते हैं। कोई बड़े कवि होंगे या कोई बड़े शायर होंगे या लेखक होंगे या राजनेता होंगे, यानी हम सेलिब्रिटी के साथ जोड़ के उसको एक पहचान के लिए भी होता होगा। मतलब मुझे लगता है लोग इसमें पहचान से ज़्यादा एक तरह से प्रचार की बात है, उचकाने की बात है कि अगर विकास किसी फिल्मी जगत के सितारे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा होकर मैं भी थोड़ी देर के लिए जो पलट के आता प्रकाश है उसमें अपने आप को प्रकाशमान पालूंगा।
शुकुल आम के बारे में थोड़ा और बताइए। सुकुल के बारे में मैंने ये पाया, कोई एक ऐसी कहानी नहीं सुनी जिसमें कोई बड़े आदमी की बात चल रही हो, ये बड़े सेठ थे या राजा थे या नवाब थे, ऐसी कोई नहीं। लेकिन बिहार के लोगों के सामने सुकुल का नाम लो और उनका चेहरा नरम हो जाता है। लोग जब सुकुल की बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे हमारे घर का कोई बच्चा या बच्ची है। उसमें ये नहीं होता कि फला फिल्मी सितारे थे और बड़े राजा थे और सम्राट थे और नवाब थे, ये नहीं होता। ये होता था उसमें हमारी मिट्टी का, हमारे जो सहज संस्कृति है, उसका चिन्ह आज भी बिहार में मिलता है। और बिहार में और कुछ हद तक बंगाल में भी लोग बहुत चाव से अपने रसीले आमों के बारे में बताते हैं। बाकी इलाकों में ये चीज़ बहुत तेजी से कम हुई है। अब जैसे विदर्भ का इलाका एक समय आम के मामले में विलक्षण था, लेकिन कब की बात होगी, कितने साल? बहुत नहीं, 40-50 साल पहले तक है। लेकिन वहां बेदर्दी से अमराइयां कटी हैं, बागीचे कटे हैं और उनकी जगह नारंगी उगाना शुरू कर दिया। कमर्शियल। तो जो इलाका पहले आम का इलाका था वो आज नारंगी का इलाका बन गया है। यही नहीं, आज नागपुर वगैरह को नारंगी शहर वगैरह कहने का चलन चल पड़ा है। ये बहुत पुराना नहीं है। वैसे नारंगी परिवार भी भारतीय भूखंड का ही फल है। नींबू हुआ जो हाँ, सिट्रस कहा जाता उसी है, परिवार का हिस्सा है। और उत्तर पूर्व से ही है, हाँ, वही मेघालय के इलाके से। हाँ, वहाँ जाके अगर आप नींबू या उनकी मौसमी देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। वहाँ मौसमी के इतने प्रकार मिलेंगे और जंगल में मिलेंगे। तो शुकुल आम। हाँ, लेकिन ये जो मैं वहां से हट नहीं पा रहा हूँ अभी। और सही में मैं बता नहीं सकता हूँ, मैंने सुकुल आम अभी हाल में चखा है। जब किताब पूरी कर ली थी तब तक चख नहीं पाया था मैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो सबसे विलक्षण आम होगा अपने यहाँ का, जो आम मैं चाहता हूँ अब, अपरिचित आम, वो सुकुल है। जर्दा भी है चंपारण का, भागलपुर का जर्दालू है, मालदा की कई किस्में, बम्बैया है, कई तरह के आम हैं, अनगिनत आम हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार के लोग, खासकर उत्तर बिहार के लोग, सुकुल की बात करते हैं, सुकुल की बात करते ही उनका चेहरा नरम हो जाता है। उसके पीछे शायद एक वजह ये भी है कि एक तो बहुत रसीला आम होता है, नो डाउट, उसको आप चूस के ही खा सकते हैं, आप चाह कर उसको काट के नहीं खा सकते हैं। ये हम लोग जब छोटे थे तो हमारी दादी हमको बताती थी, जब बच्चे थे तो वो काट के खाने का कुछ आम लगता था कि काट के खाएं, तो कहते ये आम आप काट के खा ही नहीं सकते। बड़े हुए तो समझ में उसमें इतने रेसे होते हैं कि आप काट ही नहीं सकते उसको। ठीक है, नंबर एक। दूसरा, उसके लिए एक अलग तरह की फीलिंग होने का मतलब ये होता है कि आम का सीजन आया, आपने तमाम तरह के आम खाए, आम का सीजन अब बीत रहा है, मतलब आम आपको नहीं मिलेगा, तो सबसे आखिरी आम जो मिलेगा वो सुकुल मिलेगा। मतलब वो खा करके ही आम खाने का मतलब खत्म होगा। तो इसलिए वो एक अलग फीलिंग भी है शुकुल को लेकर। लेकिन इसका क्या इतिहास से क्या जुड़ाव मिलता है आपको? शुकुल आम कब का है, कितना पुराना है? मुझे जो सबसे पुराना वर्णन सुकुल का मिलता है वो भागलपुर में एक इंग्लैंड के बॉटनिस्ट, भागलपुर नहीं, दरभंगा में, राज दरभंगा में बागीचे बनाने के लिए एक ब्रिटेन के बॉटनिस्ट बुलाए गए थे जिनका नाम था चार्ल्स मैरीज। चार्ल्स मैरीज के वर्णन में सुकुल आता है और वो लगभग 125 से 150 साल पुराना वर्णन है। तो वो जिन आमों का वर्णन करते हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आम जो बता रहे हैं, उसमें सुकुल का वर्णन आता है। यानी उतना पुराना तो है ही, उससे और बहुत पुराना होगा। लेकिन इससे मुझे थोड़ी निराशा होती है कि बिहार में अपनी सहज संस्कृति के प्रति एक उदासीनता पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है। वो उनको ये जो प्रचार वाली भाषा है, जिसमें किसी राजा या किसी नवाब या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जोड़ के ही बात करना, जो पत्रकारिता की बड़ी मजबूरी बन गई है। पत्रकारिता में ये सिखाया जाता है कि अपनी बात को और चस्केदार कैसे बनाना है। तो चस्केदार, वजन पैदा करने के लिए किसी बड़े नाम, किसी बड़े शहर से जोड़ना एक हमारी मजबूरी हो जाती है। उसमें ढेर मसाला डाल देना। मलिहाबादी आम को लेकर क्या मिला आपको? इसकी बड़ी चर्चा रहती है। कितना पुराना है मलिहाबादी आम, कहाँ से आया? मलिहाबाद के जो पुराने लोग मिलते हैं वो ये बताते हैं कि मलिहाबाद में जो आम की संस्कृति आती है वो मुर्शिदाबाद से है। तो 3 जो नया वाला आम है
जो आम की बागीचे वाली संस्कृति है, उसके 3 बड़े स्रोत कम से कम मिलते हैं। उसका एक तो मैंने बताया गोवा, जहाँ पुर्तगाली पादरियों ने इसको तैयार किया, उसमें नई पद्धतियों को लगाया। दूसरा तिरहुत, जो बाद में दरभंगा, राज दरभंगा हो गया। पहले तो वो तिरहुत नाम का प्रदेश कहा जाता था। तिरहुत में इसका वर्णन मिलता है, और वो अकबर के प्रोत्साहन में वहाँ पे लक्खी बाग बना था, ऐसा कहा जाता है। अच्छा। और वो लक्खी बाग कहाँ से कहाँ तक था, ये आज पता करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि वो गंगा के थोड़ा उत्तर से लेकर लखीसराय एक जगह भी है, नेपाल तक था। बिहार में एक जगह भी है लखीसराय, नेपाल तो वो इससे कुछ लेना देना होगा। हजारीबाग है, हजारीबाग, यस, जहाँ पलाशी, हाँ। बंगाल का कस्बा है, जी। जिसको अंग्रेजी में प्लासी कहते हैं। जी। पलाशी में जो बंगाल के नवाब और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ था, वो जिस जगह हुआ था उसको लक्खी बाग कहते हैं, और वो भी आम का बागीचा था। यही नहीं, पानीपत के 3 युद्ध बड़े हमने सुने हैं जी। हाँ, जो स्कूल की किताबों में जी, भी जी, पढ़ना जी, पड़ता है। जी। तो उसमें 2 युद्ध तो पक्का आम के बागीचे के आसपास हुए, और संभवतः तीसरा युद्ध भी। और इतिहास में पीछे जाएंगे तो बादशाह सिकंदर के हिंदुस्तान से भागने का एक कारण ऐसा बताया जाता है कि उनके सैनिकों ने एक ऐसा फल खा लिया था जिसको खा के उनको दस्त लग गए थे। तो आम हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? तो उसमें नाम आम का नहीं आता, लेकिन हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने वो सामग्री देखी है, पढ़ी है, समझी है, उनका कहना है कि ये आम की है। कच्चे आम खा लिए होंगे, ऐसा वर्णन आता है कि कच्चा खाने से दस्त होता है। सिकंदर सम्राट जो किसी से नहीं हारे, उनके सैनिकों को आम के दस्त लग के लौटना पड़ा। अच्छा, मुझे ये बताइए सुफान जी कि ये तो इस पे तो हम लोग अलग से एक वार्तालाप करेंगे जब किताब आ जाएगी, सिर्फ आम पे, पूरी चर्चा ही आम पे होगी। लेकिन ये जब किताब आप लिख रहे थे, जाहिर तौर पे इस पे बहुत घूमना फिरना पड़ा। कहाँ गए आप, किस किस इलाके में शोध के लिए गए, अगर आप एक मोटा बताएं। बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन अगर मैं राज्य ही गिनूं तो समय कितना लगा आपको, कब से काम करें इस प्रोजेक्ट पे आप? इसमें 3 हिस्सों में काम हुआ है। तीनों हिस्से लगभग 1.5 से 2 साल के हैं, जो 10 साल में फैले हुए हैं। इसका पहले हिस्से का काम लगभग 2015-16 में हुआ, दूसरे हिस्से का काम 18-19 में हुआ, और आखिरी हिस्से का काम 2000 जब महामारी चल रही थी उस दौरान आखिरी हिस्सा काम का शुरू हो गया था। तो घूमना टहलना इसके लिए बाइक से कर रहे थे आप? तो राइड भी करते हैं, कितने किलोमीटर अभी तक आप चल चुके हैं बाइक पे? कब से चला रहे, पहले तो राइडिंग कब से कर रहे हैं ये बताइए। थोड़ा सा शिफ्ट में चेंज कर रहा हूँ, गियर चेंज कर रहा हूँ बातचीत का। मैंने मोटरसाइकिल चलाना बीकानेर में सीखा, साल रहा होगा कोई 84-85, मैं 10-12 साल का था। तब किसी कारण से एक मोटरसाइकिल गैरेज में जाके, मेरे मामा वहाँ काम करते थे, तो वहाँ जो मैकेनिक थे उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखा दिया था। और मुझे 2 पहिए बचपन से बहुत पसंद थे। मुझे लगता था कि 2 पहिए पे घूम के आनंद होता है, और 4 चक्के या ज़्यादा चक्कों में घूमने में काम होता है। तो मैं ये मानता था कि घूमने का अच्छा तरीका तो मोटरसाइकिल है। फिर और हमारे एक पारिवारिक मित्र थे जो कोई 4 साल पहले गुजर गए, 4-5 साल पहले। वो अपनी पढ़ाई के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रहे थे, और वो ऑस्ट्रेलिया में, मतलब पूरा ऑस्ट्रेलिया तो महाद्वीप है, उन्होंने वो मोटरसाइकिल से पार किया था। तो उनकी कहानियाँ सुन के मुझे बचपन से लगने लगा था कि ये घूमने का बड़ा अच्छा तरीका है। तो इस किताब के लिए कहाँ आप गए, बाइक से गए? मोटरसाइकिल से, देखिए, कर्नाटक घूमा हूँ मोटरसाइकिल से, तमिलनाडु घूमा हूँ, आंध्र घूमा हूँ, गोवा घूमा हूँ, महाराष्ट्र के कई हिस्से मोटरसाइकिल से कवर किए हैं इस किताब के लिए। बंगाल तक मोटरसाइकिल से गया हूँ, बिहार मोटरसाइकिल से देखा है इस किताब को तैयार करते हुए, उत्तर प्रदेश देखा है, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ बार बार जाना पड़ा है, क्योंकि एक बार जाके कुछ समझ में नहीं आता। जैसे मलियाबाद के बारे में
मैं पाता हूँ ज़्यादातर लोग मलिहाबाद जाते हैं, 2-4 घंटे वहाँ बिताते हैं, 2-4 प्रसिद्ध लोगों से बात करके लौट आते हैं। तो जिन लोगों से मैंने काम सीखा, वो अगर ऐसा काम देखते तो वो डाँटते। तो मैं जाके 3 या 4 बार मलिहाबाद में रुका हूँ। अच्छा। एक बार 6-7 दिन रुका हूँ और जाके धीरे-धीरे वहाँ के, तो उसमें एक बात ये समझ में आई कि मलिहाबाद के लोगों, मलिहाबाद की अपनी अर्थव्यवस्था आम पे नहीं चलती, जरदोज़ी पे चलती है। अच्छा। और आम उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जो मलिहाबाद जाता है वो आम की बात करता है, जरदोज़ी की नहीं करता। किसी जगह पे जाकर आपको धीरे-धीरे ये पता लगना शुरू होता है। मलिहाबाद के पास में हमारे देश के 2 बड़े वैज्ञानिक संस्थान हैं जो हॉर्टिकल्चर रिसर्च के लिए बने हैं। एक बैंगलोर के पास है, दूसरा मलिहाबाद के पास है। दोनों जगहों में जाके उत्तर भारत और दक्षिण भारत का अंतर साफ हो जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में जब आप घूमते हैं तो जो बागीचे वाले हैं, जो आम उगाते हैं, उन लोगों से आप बात कीजिए तो वो वैज्ञानिकों का नाम, नंबर फ़ोन पे रहता है उनके। आप उनसे कुछ पूछिए जो वो नहीं जानते तो कहते हैं रुको हम पूछ के बता देते हैं। उत्तर भारत में मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला आम उगाने वाला जिससे कुछ पूछो और उसको नहीं समझ में आया तो कहे लाइए अभी पूछ देता हूँ। दक्षिण भारत में ये बात बहुत अलग तरह से होती है। वहाँ अगर आप रत्नागिरी में मैंने अगर कोई सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे डापोली के, बम्बई के, कर्नाटक के, गोवा के नंबर एक ही जना दे देता है। आपको आसानी से वहाँ ऐसे बागीचे वाले मिल जाएंगे जो वैज्ञानिकों को जानते हैं, राज्य के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में उनके संपर्क हैं। उत्तर भारत में ये नहीं मिलता। सुभान जी, सबसे पहले जब बाइक की हम लोग बातचीत करते हैं तो मैं भी जब अपनी बाइक ले रहा था तो घर वालों का एक सबसे पहला आग्रह होता है कि बाइक से घूमना क्यों है, अगर बाइक ही लेनी है तो कुछ पैसे लगा के गाड़ी ले लो, 4 चक्का ले लो, आराम से रहोगे, गर्मी में गर्मी से बचोगे, ठंड में ठंड से बचोगे, बरसात में बारिश से बचोगे। क्यों घूमना चाहिए बाइक से? तो घर वालों को हमेशा, प्रियजनों को थोड़ी चिंता रहती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी दृष्टि बड़ी हो या आपको थोड़ी दुनिया का अंदाज़ा लगे तो आपको सुरक्षा से बाहर निकलना पड़ता है। उसका एक अंग्रेज़ी में बड़ा अच्छा जुमला आता है कि लाइफ बिगिंस विद अनसेफ सेक्स। तो हमारा तो जन्म ही सुरक्षा की अवहेलना करके होता है। उसके बाद जब आप, मैंने ये पहले कहा कि मुझे 4 दीवारी में बंद रहना कोई बहुत पसंद नहीं है, खुला अच्छा लगता है। तो मोटर गाड़ी में अगर ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ तो मुझे जीवन की निरर्थकता का आभास बहुत होता है, लेकिन कभी साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे नहीं होता, क्योंकि आप खुले में हैं। आप, बहुत गर्मी है, मौसम बहुत ख़राब है, तो भी आप अपने परिवेश का हिस्सा हैं। आप किसी एक कृत्रिम उसका हिस्सा नहीं है, आप ये किसी जेल में बंद नहीं है, और मुझे खुलापन अच्छा लगता है। उसके अलावा मोटरसाइकिल से घूमना आपको वो चीज़ें दिखाता है जो आप बहुत कभी सुरक्षित तरीके से घूम के नहीं मालूम कर सकते। जैसे 1-2 चीज़ें? अभी का वर्णन ले लीजिए, मैं भागलपुर गया हुआ था आम के शोध के दौरान। तो मुझे वहाँ किसी ने बताया कि जो नया इलाका आम का तैयार हो रहा है वो भागलपुर के पूरब में कहलगांव में है। अच्छा। तो मैं कहलगांव के लिए निकला और वो सड़क इतनी ख़राब थी कि वो शायद 30 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी, लेकिन 2 घंटा लगा पहुँचने में। इतनी ख़राब सड़क थी। और वहाँ रास्ते में कुछ पत्रकार मिले तो उन्होंने बताया कि उन सड़कों पे हर महीने कुछ ना कुछ मोटरसाइकिल वालों की जान जाती है। लेकिन क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पे था तो मैं ऐसी जगहों पे पहुंच सका, अब ऐसे लोगों से मिल सका जिनसे अगर मोटर गाड़ी में जाता तो नहीं जा तो पाते, नहीं मिल पाता। आपकी गाड़ी ही नहीं जा पाती। मोटरसाइकिल गांव के कच्चे में निकल जाती है कहीं, और उसमें सबसे आसान तरीका ये होता है कि आजकल सड़कें काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं तो आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए मोटरसाइकिल पे घूमना एक तरह की बीमा पॉलिसी है, क्योंकि जिस तरह का शोध मैं करता हूँ उसमें ये
पक्का नहीं होता कि अगर आप किसी कारण से किसी जगह जा रहे हैं तो वो कारण पूरा हो। मिल ही जाएगा, मतलब वो दोबारा जाना पड़ सकता है, तिबारा जाना पड़ सकता है, हो सकता है कुछ ना मिले। कुछ ना मिले। तो इसीलिए इन विषयों पर बहुत से पत्रकार लिखते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तभी जाना चाहते हैं जब उनको सारा इंतजाम हो ऐसी जाए, कुछ गारंटी मिले कि नहीं, हमको यहाँ कहने लायक कहानी मिल जाएगी। बिल्कुल ये तो होता है। मैं ये नहीं सोचता हूँ। मैं जो ढूंढने लायक विषय है उसके पीछे निकल जाता हूँ, उसकी जो कीमत चुकानी है उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो मोटरसाइकिल से फ़र्क क्या पड़ता है कि यात्रा हमेशा रोचक रहती है, उसमें आपको नई चीज़ें, नए अनुभव, नए लोगों से मिलना। मैं बता नहीं सकता हूँ ट्रक वालों से कितनी मेरी दोस्ती हुई है मोटरसाइकिल पे घूमते हुए। झगड़ा भी होता है बहुत। मेरा आज तक नहीं हुआ, लेकिन इतने प्यार करने वाले ट्रक वाले मिले हैं कि कहीं संकट में फंस गए आप, वो अपने साथ रख लेंगे, सामान रख लेंगे, खुद खाना बना के आपको खिला देंगे। एक बार अपने दायरे से बाहर निकलें तो समझ में आता है कि दुनिया कितना बड़ा देश है, और दुनिया कितनी खूबसूरत भी है, खूबसूरत है, और लोग कितने मददगार भी हैं। मददगार हैं। करुणा कितनी है लोगों में कि कोई मुसाफिर जा रहा है, भाई परेशान होगा, लाओ क्या करना है तुम्हारे लिए। मेरे साथ अप्रिय घटनाएं आज तक कोई नहीं हुई, जबकि मोटरसाइकिल पे घूमते घूमते ही मुझे कोई 25 साल हो गए हैं लंबी दूरियों पे मोटरसाइकिल से घूमना। उसके पहले भी किया है, लेकिन 25 साल से तो मैं कर ही रहा हूँ। चलिए, आम और मोटरसाइकिल से बाहर निकलते हैं। बरसात का मौसम है। वैसे तो हम सुनते रहे कितने ही पुराने फिल्मी गाने हैं कि बारिश का मौसम आता है, सावन का मौसम आता है, प्रेमी प्रेमिका के लिए गीत गाते हैं। अब ऐसा लगता है कि वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं। अब दिल्ली में, मुंबई में आप रहते हो, बेंगलोर में रहते हो, बारिश आ जाए तो तबाही मच जाती है, 10 मिनट की बारिश में हो जाता है। आपने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, जल थल मल। हम सुनते रहे जल थल नभ के बारे में, आपने किताब का टाइटल दिया है जल थल मल। उस किताब में मुझे कुछ विवरण ऐसे मिले जिसके आधार पे, मतलब उसको संदर्भ मान के मैं आपसे इस समस्या के बारे में पूछना चाहता हूं जो आज के तारीख में शहर जो है वो हमारे फेस कर रहे हैं बारिश के मौसम में। हमारा देश चौमासे का देश रहा है। चतुर्मास हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा साल का जो नाम है वो है वर्ष, जो वर्षा से जुड़ा है। जी। तो ये यहाँ रहने वाले सभी लोगों को बहुत पहले से पता था कि यहाँ साल भर का पानी 3 महीने में आ जाता है। हाँ, जो बारिश का मौसम होता है उसी में आ जाता है। तो जो समय ने हमको नहीं दिया, ऐसे कई देश हैं जहाँ साल भर बारिश होती है या 10 महीने बारिश होती है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ साल भर बारिश नहीं होती। यहाँ रहने वाले सभी लोगों ने ये समझ लिया था कि जो समय की सीमा है उसको स्थान से पूरा किया जा सकता है। यानी लोग जो कम समय में पानी गिरता है उसके लिए ज़मीन छोड़ते थे, वहाँ पे पानी तालाब बनाते थे, जंगल को छोड़ के रखते थे कि जंगल से पानी आता है। ये पुण्य का काम माना जाता था। हर जगह आपको इस देश के हर हिस्से में ऐसे प्रमाण मिलेंगे जहाँ पे लोग जंगल के पशु पक्षियों के लिए तालाब बना देते थे। सब तरह के लोगों ने ये काम किया है यहाँ पे। दिल्ली में एक बड़े फकीर हुए निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन बावड़ियाँ और कुएं बनाने के लिए जाने जाते थे। बल्कि उनका एक बहुत जाना माना वाक्य है, या रहे गुजर या रहे ऊसर। वो राजा से तकरार का है, सुल्तान से, क्योंकि सुल्तान ने, अब ऐसी कहानी है ये हमको पक्का नहीं पता, लेकिन सुल्तान ने अपना किला बनाने के लिए सारे कारीगरों को बुला लिया था और निज़ामुद्दीन को कहीं कुआं खुदवाना था। फतेहपुर सीकरी की बात है मेरे ख्याल से, वो तुगलकाबाद, हाँ सॉरी। तो वो कारीगर ढूंढने जाते हैं तो उनको कोई कारीगर नहीं मिलता, तो पूछते हैं कहाँ गए सारे कारीगर, तो कहते हैं सुल्तान सबको लेके चले गए। तो उन्होंने ये शाप की तरह दिया था कि उजड़ जाएगा, कि तुम्हारा किला उजड़ जाएगा, क्योंकि उनको कुआं और वो बनवाने के लिए नहीं मिला। कितनी बड़ी बात रही होगी उस समय बनवाना ये। देखिए, संतों का महत्व समाज से है। राज के संत हमारे यहाँ अलग रहे हैं, समाज के संत अलग रहे हैं। राजपुरोहित। और जो
जो हमारे देश, समाज, चित्त के मन में बसे हुए संत हैं, वो समाज के संत हैं। गुरु नानक कोई फौज लेके निकले हुए आदमी नहीं थे, लेकिन आज भी इस देश के एक बड़े हिस्से के दिल पे नानक राज करते हैं। नानक के सहारे लोग अपना दुख सुख काट लेते हैं। कष्ट के समय गुरु नानक की बात कह के हिम्मत बांध लेते हैं। सुख के समय गुरु नानक का नाम लेके दूसरों के प्रति करुणा दिखा लेते हैं। तो इन सब लोगों के किस्से आप देखिए पानी से जुड़े हुए मिल जाएंगे। ये सबको पता था कि इस देश में अगर रहना है तो पानी के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। और पुराने साहित्य में चले जाएं तो इंद्र का एक पुराना नाम मिलता है, पुरंदर। पुरंदर, इंद्र बारिश का देवता है। जी जी जी। वज्र, और पुर मतलब नगर, तो नगर को तोड़ने वाला इंद्र है। जो नगर इंद्र को ध्यान में रख के नहीं बनते थे, उन्हें इंद्र तोड़ देता था, उन्हें बारिश तोड़ देती थी। ये बहुत पुराना सबक है सभ्यता का। यहाँ इतनी तरह के लोग आके बसे हैं, ये बात सभी लोगों ने समझ ली थी और उसी हिसाब से बसाहटें हुई, आप ये कह रहे हैं। तो सबसे कमाल के जो हमारे यहाँ पानी के इंजीनियर्स हुए, उनमें रहीम खान खाना थे, जो अकबर के बचपन के दोस्त थे। और उनके पानी के काम आप देखेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। रहीमन पानी राखिए वगैरह ऐसी कहावतें आज भी लोगों में मिल जाएंगी। लोगों को ये नहीं याद कि रहीम एक समय मुगल सेना के सेनापति थे। लोगों को रहीमन पानी राखिए आज भी याद है। सही बात। लोगों को ये भी नहीं ध्यान है कि संस्कृत के, फारसी के, अरबी के, तुर्की के बड़े विद्वान थे रहीम। संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया, फारसी के ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद कराया, खुद किया। तो ये बहुत जो गाढ़ी किस्म की विद्वत्ता है, वो भी आपको लोगों में नहीं पता लगेगी, उनकी सत्ता भी नहीं पता लगेगी, लेकिन उनका जो सामाजिक काम है वो आज भी लोगों के मन में बसा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने भी ये समझ लिया था कि इस जगह अगर रहना है तो पानी के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। ये समझ कब से गड़बड़ हो गई पानी को लेकर के? हमारी समझ कब से गड़बड़? अंग्रेजों के राज में बिगड़नी शुरू होती है। अंग्रेजों के राज में, क्योंकि एक तो अंग्रेजों को यहाँ रहना नहीं था, तो उन्हें यहाँ की चीजें समझनी भी नहीं थी, रिकॉर्ड करना था, दर्ज करना। तो आप कोई भी चीज ढूंढने जाएंगे तो रिकॉर्ड अंग्रेजों के बड़े अच्छे हैं। गैजेटियर और तमाम चीजें। रिकॉर्ड वो आमतौर पे वो करते हैं जो या तो आपसे व्यापारिक संबंध रखते हैं या वो आप पे शासन करना चाहते हैं। साधारण लोग नक्शा नहीं बनाते। साधारण लोगों के लिए स्थान रिश्ते से तय होता है। जयपुर कहाँ? जहाँ मौसी रहती है। सही बात। मुजफ्फरपुर कहाँ? वहाँ चाचा रहते हैं। हम लोग ऐसे ही जगहों को समझते हैं। नक्शे बनाने का काम सेनाएं और राज्य ही करते हैं। तो ये एक नए किस्म की नक्शेबाजी अंग्रेजों के साथ आती है हमारे यहाँ, जिसमें वो जहाँ से आ रहे हैं वो उसके हिसाब से इस जगह को बना देना चाहते हैं। वो आए हैं व्यापार के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत करने वाला उपजाऊ समाज है जो हर किसी के लिए समृद्धि पैदा करता है। तो उनको वो समृद्धि चाहिए, लेकिन उस समृद्धि को चालू रखने में उनकी कोई रुचि नहीं है। हर तरह के राजा पहले हुए इस मुल्क में, अच्छे बुरे, कोई बहुत क्रूर भी हुए, कोई बहुत दयालु भी हुए, सब तरह के हुए। लेकिन हर तरह के राजा को पता था कि प्रजा को एक हद के आगे अगर परेशान करोगे तो अपना राजपाट खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों को इसकी चिंता नहीं थी, तो उन्होंने जो यहाँ के पुराने तरीके थे उनको हटा के नए तरीके थोपने शुरू किए, और वो तरीके यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं थे। अंग्रेजों ने वो नहीं किया जो रहीम ने किया। अंग्रेजों ने वो नहीं किया जो निजामुद्दीन ने किया। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कारीगरों के लिए एक पुराना शब्द इस्तेमाल होता है जो इस किताब में आपको मिलेगा जी, गजधर। गजधर, हाँ मिला है। हमारे यहाँ हर तरह के काम में जो अभ्यस्त और पुराने किस्म के कारीगर होते थे, उस्ताद कह लीजिए, मास्टर क्राफ्ट्समैन कह लीजिए, उनकी योग्यता इससे तय होती थी कि क्या वो नापे बिना नाप सकते हैं। गजधर वो होता था जो आंख से नापता था। और आप आज अगर इसका
आज दर्जी की दुकानें बहुत कम बची हैं क्योंकि सिलाई कपड़े ही आते हैं। लेकिन आप किसी अच्छी दर्जी की दुकान पे चले जाइए तो आपको जो कपड़ा काटने वाले मिलेंगे उनको मास्टर जी कहते हैं। हाँ, मास्टर जी कहते हैं। और मास्टर जी दूसरा काम नहीं करते। और मास्टर जी आपको आम तौर पे बहुत बूढ़े मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितने वसंत और कितने सावन देखे होंगे, जी, जी। और वो आंख से देख के नाप लेंगे। हाँ, हाँ, वो कर लेते हैं 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर ऐसा। तो ये हमारे बहुत यहाँ कम ही लोग होते हैं जो फीता पकड़ते हैं मतलब। हमारे यहाँ हर तरह के काम में इस तरह के कारीगर होते थे जिन्होंने गज को धारण कर लिया है, तो उनको नापना नहीं पड़ता था। ये जो इतने बड़े बड़े किले हमारे यहाँ बने हैं, इतनी बड़ी हवेलियाँ बनी हैं, कपड़े लत्ते में हर तरह का हुनर आपको हिंदुस्तान में मिलेगा। पहले वो गजधरों से आता था। और ये चाहे राज करने वाले अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनको पता होता था कि जहाँ गजधर, कारीगर, किसान बदहाल हो गए तो हम बचेंगे नहीं। अंग्रेजों में ये भाव नहीं था। अच्छा। क्योंकि वो रहने आए भी नहीं थे। हाँ, उनको यहाँ बसना नहीं था। उनको एक लूटने का व्यवस्थित तरीका चाहिए था। यस, मैं भी यही कहने वाला। यहाँ से धन बाहर निकालना है। देखिए, पहले किसी तरह के राजा रहे हों, सेठ रहे हों, अब मान लीजिए साधन संपन्न लोग बहुत वैभव वाले कपड़े पहनते हैं, तो कपड़ा कौन बुनता था? जो इतना अच्छा कपड़ा हिंदुस्तान का होता था वो कौन बुनता था? बुनकर बुनते होंगे। वही बुनकर बुनता था जो साधारण कपड़े पहनता था। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि मैनचेस्टर की फैक्ट्री से आता था। ये कारीगरी, ये कौशल, ये सब इसी मिट्टी से निकला था। अंग्रेजों के आने के बाद एक फर्क ये पड़ जाता है कि जो चीज़ हमारे यहाँ पहले अच्छी मानी जाती थी, खान पान, कपड़ा लत्ता, खेती किसानी, वो अपनी मिट्टी, अपने परिवेश से जोड़ के देखी जाती थी। अंग्रेजों के राज में वो खत्म हो गया। ये मान लिया गया कि हम बेकार लोग हैं, जो बाहर से आता है वही अच्छा है। तो हम ये कहें कि आज जो शहरों की स्थिति है और जिस तरीके से हमने पानी के लिए जगह नहीं छोड़ा, हम हर जगह मकान बनाने पे भिड़े हुए हैं, या कुछ ना कुछ बना रहे हैं, पुल पुलिया बना रहे हो, मकान बना रहे हो, चाहे जो भी बना रहे हो। अभी इसी किताब में मैं पढ़ रहा था कि आई थिंक मद्रास का जिक्र है इसमें, चेन्नई का जिक्र है कि वहाँ एक बड़ा तालाब हुआ करता था। वो पहले तो वो सूख गया या सुखा दिया गया, उसके बाद आज की तारीख में वहाँ से जो प्राइवेट प्लेन है वो उड़ते हैं, तो वो एक तरीके से अब हवाई पट्टी बन गई है। तो ये इस वजह से हुआ शहरों की जो स्थिति है। आप ये मतलब इससे जो आपकी बातों को मैं जोड़ रहा हूँ तो मैं यही पहुंच रहा हूँ। चाहे धनवान लोग हवेली बनाए, किला बनाए, महल बनाए, या साधारण लोग अपने बस्ती बसाएं, ये सब करते हुए लोग पानी का रास्ता देखते थे। यस, पानी आता कहाँ से है, जाता कहाँ से, और उसके हिसाब से अपना जीवन बनाते थे। ये जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था है, ये हमको एक बड़ा भुलावा देती है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। विज्ञापनों की जरूरत किसको होती है? या तो राजनेता को होती है, राजनीति के लोगों को होती है, या तो व्यापार करने वालों। साधारण सहज समाज को विज्ञापन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि साधारण सहज समाज अपने परिवेश, मिट्टी, पानी को देख के अपना जीवन बनाता है। ये पहले तो हमारे यहाँ किले और महल भी ऐसे ही बनते थे, जो नहीं बनते थे वो छोड़ने पड़ते थे। लेकिन अब एक नई तरह की ताकत आ गई जिसमें हम पानी लूट के ले आते हैं, बड़ी पाइपलाइन लगा के दूसरों का पानी लूट के ले आते हैं। इसका भी जिक्र है, अनुपम जी की किताब की मैं बात कर रहा हूँ, आज भी खड़े तालाब, इसमें इसका जिक्र है। तो हम लोग पानी के मामले में, उत्पादन के मामले में, उद्योग के मामले में आत्मनिर्भर पहले थे। उसकी ऐसी की तैसी जिसने की है उसका नाम है विकास। बुरा मत मानना। नहीं, मैं नहीं। विकास शब्द कोई बहुत पुराना नहीं है। कितना पुराना ये। और ये विकास हर रूप में, लोग आजकल पूछते रहते हैं कि आपकी विकास की अवधारणा क्या है। ये नया सवाल है, पहले कभी नहीं मिलेगा। कितने बड़े यहाँ राजा नहीं हुए, कहीं सुना कि किसी ने विकास किया? ये सब विश्व बैंक के बनने के बाद आए हुए तरीके हैं। और इसको पीछे आप खोजना शुरू करेंगे तो ये पता लगता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप के देशों ने ये तय कर लिया था कि अब हमारी जो पुराने साम्राज्य थे वो बचेंगे नहीं, लेकिन इन जगहों में आज भी संसाधन हैं जो हमें चाहिए। तो उन पे नियंत्रण लगाने का जो नया सिद्धांत है वो विकास है। ये कैसे रुकेगा? अगर मान लीजिए, मतलब मुझे नहीं पता कि गंभीरता से कोई इस बारे में सोच रहा है या नहीं,
कि शहरों शहरों ने पानी को जो भुला दिया, और जैसे हमारे बाथरूम में, हमारे किचन में टैप से पानी आ जाता है, हमें लगता है सब कुछ नियंत्रित है। फिर एक दिन बारिश आती है, फिर एक दिन शहर जाम हो जाता है, हम कहते हैं बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। कौन गड़बड़ कर रहा है, ये इसका असल दोषी कौन है और ये रुकेगा कैसे? सुपान भाई, ये इस टॉपिक पे मेरा आखिरी सवाल है। इसका रुकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब संकट आता है तो उसको प्रकृति का संकट मान लिया जाता है। हाँ। अब जैसे दिल्ली में पिछले 2 महीने से गर्मी का हाहाकार था। पहली बारिश ने बिल्कुल चूल्हे हिला दी शहर की। यस। एक बारिश ने, रात को हुई बारिश और अगले दिन सुबह, मतलब कोहराम मच गया पूरे शहर में। ओवरनाइट लू लगने से हम बाढ़ की हालत में आ गए। तो ये एक तरह के सांस्कृतिक और सामाजिक दरिद्र का द्योतक है। इससे ये पता लगता है कि जो लोग बहुत दरिद्र में होते हैं, गरीब गुर्बत में होते हैं, गरीबी में होते हैं, वो ज़्यादा आगे नहीं देख सकते, वो दिन ब दिन जीते हैं। तो हम अब ऐसी संस्कृति बन गए हैं जो इन चीज़ों को प्राकृतिक आपदा मानती है। और इस देश में जहाँ पुरंदर का विचार न जाने कितना पुराना है, कि अगर आपने अपना घर, नगर, बस्ती, गांव ठीक से नहीं बनाया, बारिश के हिसाब से तो बारिश छोड़ेगी नहीं उसको। क्योंकि देखिए, भूमध्य रेखा पे सभी जगह मॉनसून की जलवायु चलती है, लेकिन जैसा मॉनसून हमारे यहाँ आता है वैसा दुनिया में कहीं नहीं है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर मॉनसून है, और वो उत्तर की ओर आता है, और वो दुनिया की सबसे ऊंची दीवार यानी हिमालय से टकराता है। तो अगर हिमालय नहीं होते और मॉनसून नहीं होता तो उत्तर भारत के मैदानी इलाके भी शायद नहीं होते। फिर हम वैसे नहीं होते जैसे आज हैं। हो सकता है समुद्र के नीचे होते, क्योंकि ये तो जो चौमासे के बादल जो पानी लाते हैं वो हिमालय से टकराता है, हिमालय की मिट्टी फैल जाती है। तो इस देश में कहीं घूम लीजिए, आपको पहाड़ मिलेंगे, पठार मिलेंगे, कहीं ज़मीन नीचे जा रही है, कहीं ऊपर उठ रही है, लेकिन बंगाल से लेकर पंजाब तक अगर आप जाएंगे तो सपाट ज़मीन मिलेगी, क्योंकि ये ज़मीन पानी ने बनाई है, और ये ज़मीन हिमालय की मिट्टी से बनी है। हम चतुर्मास के लोग हैं, ये सबको पता था। चतुर्मास में शादी ब्याह बंद हो जाते थे। आपको धार्मिक परंपराएं ऐसी आज भी, चतुर्मास लगा और बहुत से समाज ऐसे हैं जिनमें शादी ब्याह बंद। बिल्कुल, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता वो, क्योंकि उस समय सबसे शुभ काम हो रहा होता है, बारिश हो रही होती है। और लोग पहले चतुर्मास में अपनी मिट्टी, अपना पानी, अपना गांव, अपना शहर, अपना खेत, इसकी चिंता करते थे। गांव के सब लोग बारिश के समय घूमते थे, देखते थे पानी कहाँ जा रहा है। ये सब हम भूल गए, ये सब समाज का रूप भूल गए। आज जो हमको याद है वो एक नई तरह का जाति का दंभ आ गया कि हम बड़े, एक नया तरह का अहंकार दिखता है। लेकिन जो अपनी मिट्टी पानी से सहज संबंध होते थे वो हमने बहुत तेजी से भुला दिए, और वो याद किए बिना हम समृद्ध नहीं हो सकते। एक हिस्सा समृद्ध हो जाएगा, वो दूसरों का पानी लूट के ले आएगा। जब तक वो लूट सकता है तब तक लूटेगा। हम देख ही रहे हैं, पानी के लिए तो लड़ाइयाँ चल ही रही है। दिल्ली का पानी 300-300 किलोमीटर दूर से आता है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ही चल रहा था कि वो पानी दे तो वो पानी दे, ये नहीं दे रहे तो वो नहीं दे रहे। देश की राजधानी की स्थिति है तो बाकी शहरों की, तो ये किस तरह का दरिद्र है? मतलब ये आर्थिक दरिद्र से कहीं ज्यादा बड़ा दरिद्र है। ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत साधारण लोग मिले हैं। एक महिला मिली थी जो, एक जाति का नाम आता है ओड़, जो कुएं बनाने में और तालाब बनाने में पारंगत लोग हुआ करते थे। जसमा ओड़न की कहानी आती है। तो मुझे एक ओड़ महिला मिली थी जिसको बात करते हुए समय लगा ये जानने में कि ये आदमी, समझ में नहीं आया उसको कि ये क्यों पूछ रहा है उसको, क्योंकि हमारे लोग इतने अपने लोगों से बेगाने हो चुके हैं कि बात करना तक नहीं आता। तो जब थोड़ा समय लगा उनको जानने के लिए कि मैं कोई दुर्भावना नहीं रखता, मैं सही में जानना चाहता था कि उनकी संस्कृति क्या रही है, तो उस महिला ने इतने एकदम एक क्षण के लिए वो रुकी और उसने बिल्कुल नरम आंखों से कहा कि मेरा बाप कहता था कि वो रोज एक नए कुएं को खोद के उसका पानी पीना चाहता है, और गांव वाले साल भर इंतजार करते थे कि हम लोग उनके गांव कब आएंगे,
क्योंकि हमारा हुनर इतना अच्छा था। कुआं खोदने का काम। हमारे बनाए तालाब, हमारे बनाए कुएं पीढ़ियों चलते थे। और ओड़ नाम से पता लगता है कि उनका पुराना कोई ओडिशा से संबंध रहा हो। इनको हमने मजदूर बना दिया। और मजदूर भी ये कितने अच्छे थे। नई दिल्ली की जो कनॉट प्लेस के आसपास की बड़ी इमारतें हैं, ये 70 के दशक में बहुत सी बनी हैं। और ये मुझे पुराने लोगों ने बताया है कि उस समय के ठेकेदार ओड़ी कारीगरों को ढूंढते थे, क्योंकि एक ओड़ कारीगर 3 कारीगरों जितना काम करता था। और केवल काम नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अनस्किल्ड लेबर था, स्किल थे वो, मतलब वो इंजीनियर भी थे और लेबर भी थे। ये एक हिंदुस्तान की पुरानी बात है कि हमारे यहाँ स्किल और लेबर को अलग नहीं किया गया। स्किल लेबर होता था हमारे। जो लेबर है वो स्किल्ड अपने आप है। बिना स्किल का लेबर हमारे यहाँ माना ही नहीं जाता था। तो ये चीज जब चली गई, ये दृष्टि चली गई, अब उसको आप नए लोगों से बात करें तो उसमें कोई आके कह देगा कि ये तो केवल जातिवादी बात हो गई। हाँ, एक जाति तक सेंट्रिक कर रहा। तो अगर पानी के बिना आपका काम चलता हो तो आप जो क्रांति करनी है कर लीजिए। पानी के बिना तो किसी का काम नहीं चलता। अगर पुरानी तरीके में कुछ गलत रहा होगा आप वो हटा दीजिए, अच्छा ले आइए, अच्छा। लेकिन जो बढ़िया चीज है उसको क्यों आपने बर्बाद किया? तो ये एक नया तरह का ओछापन और अहंकार आ गया। इस बातचीत से ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपकी किताब जल थल मल पढ़ेंगे। हिंदी में है, बहुत सुलभ है, सहज है इस मुद्दे को समझने के लिए। और आज भी खड़े हैं तालाब अनुपम मिश्र जी की, जो मुझे लगता है कि हाल के दिनों में पानी को समझने वाले सबसे बेहतर इंसान थे, जिसे मैं नहीं मिल पाया था। ये मेरे जीवन का एक वो है, और उनकी किताबें पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक जिन विषयों के बारे में हमने बातचीत की वो कैसा लगा। आखिरी टॉपिक सुभान जी, आज की बातचीत, आज की वार्तालाप का जो आखिरी विषय है उस पर चलते हैं। महात्मा गांधी, बहुत चर्चा होती है, ऐसा लगता है, सबको लगता है कि अपने अपने हिस्से के गांधी को वो जानते हैं। जो पक्ष के हैं वो एक हिस्से को जानते हैं, जो गांधी का विरोध करते हैं वो दूसरे हिस्से को जानते हैं। वो लगता है लोगों को गांधी को जानते हैं। आपकी किताब जो मैंने पढ़ी कुछ साल पहले, जो कि गांधी का परिचय, महात्मा गांधी का परिचय बच्चों से करवा रही है ना, बच्चों के हिसाब से लिखी गई है वो किताब। उसके बारे में जरा मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं, हमारे दर्शकों को, कि बच्चों के लिए गांधी कैसे हैं, या गांधी का वो बच्चों वाला रूप कैसा है, जिसमें वो डर भी रहे हैं, जिसमें उनके मन में तमाम शंकाएं भी हैं जो नॉर्मली होती हैं। ये गांधी जी का जीवन, उसकी कोई तुलना मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन साधारणतया जो 3 तरह से गांधी जी की बात होती है, एक राजनीति के संदर्भ में होती है, दूसरी एक तरह के गांधीवादी आदर्शवाद में होती है, और तीसरी अकादमिक दुनिया में होती है। इन तीनों जगहों में बहुत सी बातचीत होती रही है, आगे भी होती रहेगी, लेकिन ये बातचीत साधारण लोगों के काम की उतनी नहीं है। उसका कारण ये है कि राजनीति की बातें एक तरह के दायरे में काम करती हैं, क्योंकि राजनीति का लेना देना राज्य से है, और राज्य अपने आप में संपूर्ण नहीं है, राज्य समाज से बनता है। लेकिन समाज की बातें, जैसे पत्रकारिता में समाज नहीं दिखता, पत्रकारिता में राज्य की बात ही मिलती है या व्यापार की बात मिलती है। जैसे मैं जब छोटा था तब अखबारों में, पत्रिकाओं में छोटी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में आता था। हाँ। स्कूल में कोई मैच चल रहा है या कुछ, मैं बिहार के गांव में देखा, नागपंचमी में बहुत बढ़िया खेल कूद के उत्सव होते हैं, तो इन सब का वर्णन पहले हमारे अखबारों में होता था। आज के अखबारों में इंग्लैंड में क्या हो रहा है फुटबॉल में ये मिल जाएगा, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं इसके अगल बगल में बच्चे क्या खेल रहे हैं उसके बारे में नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। और ये पत्रकारिता की बहुत गहरी समस्या है। गांधी जी की बात समाज में करना इसी तरह से टेढ़ा काम है कि आप एक सहज साधारण चीज की बात कर रहे हैं, जिसकी बात लोगों को इन 3 दायरों के बाहर सुनने की आदत ही नहीं रही, क्योंकि पत्रकारिता में उसी तरह से बात। जी जी जी, मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं। गांधी जीवन हमारे देश के जो सबसे अच्छे मूल्य थे
उनको आत्मसात करने, उनको साधने का एक अद्भुत प्रयोग है। आपको और कौन सा ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसकी अपनी जीवनी का शीर्षक सत्य के प्रयोग जैसा होगा? क्योंकि हम सब डरे हुए लोग हैं। हम लोग यहाँ से निकल के वहाँ तक जाना चाहते हैं। हमारी कल्पना का आकाश भी IIT, JEE, नीट, UPSC इसके आगे नहीं जाता। और ये एक गुलाम देश का परिचायक है जब हमारी कल्पना भी इतनी छोटी हो जाती है कि हम अपने बच्चों को ऐसी परीक्षाओं में धकाना चाहते हैं जिसमें हजारों लाखों में से कुछ सेलेक्ट होंगे, 100 सिलेक्ट होंगे, तो बाकी सब क्या हम कहते हैं बेकार हैं? गांधी जी का जीवन बाकी सबके लिए था और एक लंबा जीवन है, बहुत जटिल जीवन है, और उसमें ऐसा साहस है जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस साहस का एक विज्ञापनी रूप सामने आ गया जिसमें बहुत मूंछ मरोड़ना वगैरह और बहुत अहंकार से दूसरों को दबाना, इस तरह की बातचीत लोगों को आजकल आसानी से मिल जाती है। हमारे यहाँ ये कभी अच्छा नहीं माना जाता था। ये माना जाता था कि फल से लदे हुए पेड़ झुके रहते हैं। हाँ, विद्या ददाति विनय। तो गांधी के जीवन में एक कमाल बात यह है, मेरी पत्रकारिता ज़्यादातर पर्यावरण की रही है, और गांधी अपनी तरह के एक अनूठे नेता हैं जिन्होंने आज से 100-125 साल पहले औद्योगिक व्यवस्था से होने वाले भयानक विनाश के बारे में समझ लिया। कहा तो था ही, इसी बात पे नेहरू से उनके बाकी लोगों को तो बहुत बाद में समझ में आया है, जब नुकसान सामने आने लगे। गांधी जी को ये चीज़ एकदम पहले पता लग गई थी कि ये जो एक नए किस्म की औद्योगिक व्यवस्था है, ये लूटने, बिगाड़ने से चलती है और दूसरों को गुलाम बनाने से चलती है। तो इसीलिए जब उन्होंने स्वतंत्रता की बात की तो वो ऐसे उद्योग चाहते थे जो भारत के मानस, भारत के स्वभाव, मिट्टी पानी के हिसाब से हो। एक आरोप लगता है, जिन लोगों ने भी गांधी पे लिखा, काम किया, एक आरोप लगता है, राजनीति के एक धड़े का ये मानना, इसी सवाल के साथ हम लोग खत्म करेंगे इस बातचीत को। चूंकि आपने भी लिखा है, पढ़ा है, आपने गांधी को जिया है, तो कुछ हद तक तो एक आरोप लगता है कि एक खास तरह की राजनीति ने ये काम किया या करवाया कि गांधी के समकालीन जो दूसरे लोग थे उन पे उतनी बात ना हो, महात्मा गांधी पे ज्यादा बात हो। उसका एक अच्छा तरीका ये है कि उन लोगों ने जो लिखा है वही पढ़ लें। अब इस तरह की बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में होती रहती हैं। एक उदाहरण तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता कैसे हो गए। हाँ, तो राष्ट्रपिता सबसे पहले गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और तब कहा था जब उनके मतभेद को कई साल हो गए थे। यानी वो कड़वाहट नेताजी ने नहीं अपने मन में पाली, जो उस समय को लेकर के आज कुछ लोग, जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई तो उसमें गांधी जी के नाम पे एक बटालियन थी, उसमें नेहरू जी के नाम पे बटालियन थी। लेकिन आज बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों की बात उनसे बेहतर वो जानते हैं। अब जैसे गांधी जी पे नस्लवाद के कई नए आरोप लगते रहते हैं। अब जो लोग ये बात कर रहे हैं, क्या वो रंग भेद या नस्ल भेद के बारे में नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर से ज़्यादा जानते हैं? वो दोनों क्या उन्होंने वो कड़वी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो इस तरह के लोगों ने लड़ी हैं? और इस तरह के लोगों को गांधी जी से प्रेरणा मिल जाती है। मार्टिन लूथर किंग 1960 के दशक में भारत आए घूमने, और उनको यहाँ पे बुलाने का काम, उनके रहने का इंतजाम सब गांधी जी की संस्थाओं ने किया। तो ये एक नया तरह की बातचीत बन गई है, और इसमें जो बहुत छोटी दृष्टि रख के कुछ अप्रिय बात कह के अपनी बात को और मसालेदार बनाना, चलाना, ये सब बहुत चलन हो गया है। हाँ, तो गांधी जी अपने आलोचकों को बहुत प्यार से और अपने आसपास रखते थे।
बल्कि ये बहुत लोगों ने कहा है कि इस तरह का आपको नेता मुश्किल से मिलेगा, जो अपने आलोचकों को इतना समय, इतना मोल देता था। जी, जी। केवल अपने उन लोगों को नहीं जिनसे उनकी अपनी सहमति है, जिन लोगों से सहमति नहीं है उनके साथ भी सहयोग करना है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में देसी मूल्य अच्छे पड़ें, जो भारत में समाज में ऊंची चीज़ें मानी जाती थी, हमारे यहाँ भी बहुत कुछ खराब रहा है, हर जगह होता है, अच्छा बुरा सब जगह होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में हमारे समाज के जो बड़े मूल्य माने जाते थे वो बचे रहें, तो हमें गांधी जीवन को सामाजिक परिवेश में समझना पड़ेगा। बहुत बहुत ज़रूरी बात आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुभान जी, इतना बढ़िया समय निकालने के लिए। लोकमत हिंदी के हमारे दर्शकों के लिए हम लोगों ने बात शुरू की आम से, बात खत्म हो रही है गांधी पे। एक आखिरी सवाल है मेरा कि गांधी जी को आम कितना पसंद था? कहीं इसका कुछ वो मिला आपको? ये बात 1942 के जून की है। एक उस समय दुनिया के बड़े जाने माने पत्रकार थे लुई फिशर, जो दुनिया के कई नेताओं के व्यक्तिगत संबंध थे उनसे। वो स्टालिन से मिलते थे, राष्ट्रपति रोजवेल्ट से मिलते थे, इन सब लोगों से उनका मिलना जुलना बातचीत थी। और 42 में वो यहाँ आए और उन्होंने कहा मैं गांधी जी को जानना चाहता हूँ। तो नेहरू जी ने कहा गांधी जी को जानना है तो ऐसे समझ नहीं पाओगे, उनके साथ जाके रहो। तो उस विदेशी पत्रकार ने वो किया जो बहुत से लोग हमारे यहाँ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक हफ्ता गांधी जी के आश्रम में उनके कठोर नियमों के साथ बिताया। और उसमें ये बार बार, जून का महीना था तो ये वर्णन बार बार आता है कि वो जब सुबह उठ के गांधी जी से मिलने जाते हैं तो गांधी जी उस समय आम रस अच्छा खा रहे हैं। और उन्होंने लुई फिशर को गांधी जी ने ये कहा कि बंगाल में एक समय जब वो बहुत कड़ी मेहनत से किसी आंदोलन में लगे हुए थे, तब उनका सारा समय आम पे चलता था। मतलब उनका उस समय भोजन आम ही था। तो जहाँ से गांधी जी आते हैं वहाँ हमारे देश के कई हिस्सों में आम का एक तरह का विशेष स्नेह है आम के प्रति। गुजरात में भी रहा है, तो वो उनमें था। मतलब आम की चर्चा बार बार आती है और उनके खाने पीने के भयानक कठोर प्रयोग होते थे गांधी जी के। लंबे उपवास करना, नीम की चटनी खाना, असुविधा को तो गांधी जी अपने पास ओढ़ के रखते थे। लेकिन आम के मामले में वो ये मानते थे कि ये तो आनंद की चीज़ है। चलिए इसी आनंद के साथ हमारी वार्तालाप का जो ये एपिसोड है जिसपे हमने इतनी अच्छी चर्चा की है उसको खत्म करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जितने टॉपिक जिन जिन विषयों पे हमने बातचीत की है, खासतौर पे सोपान जी ने बताया वो आपको कैसा लगा, कितने समृद्ध हुए आप। मुझे तो लग रहा है कि मुझे बहुत फायदा मिला इस बातचीत से। अगली वार्तालाप में कौन मेहमान होंगे वो भी हम आपको बताएंगे और किन विषयों पर बातचीत होगी वो भी हम आपको जानकारी देंगे। सुपान जी, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना लंबा समय निकालने के लिए आप लोगों का आभार। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।